वेलकम टू स्टडी टाइम क्लास। आज स्टडी टाइम में हम आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसे हिंदी में प्रमाप विचलन बोलते हैं। इस प्रमाप विचलन की जो सामान्य डेफिनेशन या परिभाषा हमें मिलती है वो ये है कि प्रमाप विचलन समांतर माध्य से श्रृंखला के विभिन्न मूल्यों के विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल है। इसका मतलब क्या है कि जो समांतर माध्य है उससे श्रृंखला के सभी मूल्यों के विचलन कितने हैं उनको निकालना है, फिर उनका वर्ग करना है। वर्ग का करने के बाद उसको ऐड करके उसका जो माध्य होगा उसका वर्गमूल निकालना है, तब जाके हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। ये तो इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन है। अब इसी चीज़ को अगर सिंपल वे में समझें तो प्रमाप विचलन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है प्रमाप, दूसरा है विचलन। तो पहला आ गया प्रमाप, फिर आ गया विचलन। प्रमाप का मतलब होता क्या है? तो प्रमाप का मतलब होता है एक ऐसा प्रमाणिक आधार या संख्या जिसे दूसरे आधार या संख्या का मूल्यांकन किया जा सके। मतलब हमारे पास एक ऐसा ऑथेंटिक बेस होना चाहिए जिससे हम दूसरे आधार या नंबर का मूल्यांकन कर सकें। अगर हमारे पास ये प्रमाणिक आधार नहीं होगा तो हम दूसरे आधार या संख्या से इसका मूल्यांकन नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पे एक बात आ रही होगी कि मूल्यांकन मतलब होता क्या है? मूल्य का आकलन करना कि जो प्रमाणिक आधार है उससे दूसरे आधार या नंबर कम है या ज़्यादा है। अगर कम होंगे तो माइनस, अगर ज़्यादा होंगे तो प्लस। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि अगर मूल्यांकन में माइनस और प्लस करने पर सिंबल माइनस प्लस आ रहा है तो क्या वो उस नंबर के साथ रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये बात हम आपको आगे बताएंगे कि वो सिंबल प्लस या माइनस का रहेगा या नहीं। अब हम बात कर लेते हैं विचलन की। विचलन का जो सामान्य मतलब होता है वो होता है अंतर। किसका अंतर? प्रमाणिक आधार से दूसरे जो आधार या संख्या है उनमें कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है। तो प्रमाप विचलन को अगर एक साथ जोड़ के बोलें तो मतलब यही होता है जो ऊपर डेफिनेशन में दिया गया है कि प्रमाप विचलन समांतर माध्य से। अब ये समांतर माध्य जो यहाँ पे दिया है यही समांतर माध्य यहाँ पे प्रमाणिक आधार बोला जाता है। अब ये जो प्रमाणिक आधार है ये हर क्वेश्चन में अलग अलग होगा, क्वेश्चन के अनुसार। जैसा क्वेश्चन होगा उसमें हमें ये प्रमाणिक आधार मतलब समांतर माध्य को खुद से कैलकुलेट करना होगा। जब ये निकल जाएगा तभी उसके बेस पर हम बाकी नंबर्स से उसका कंपेयर करके देखेंगे कि वो कम है या ज़्यादा। जब वो कंपेयर में कम या ज़्यादा जैसा भी आएगा उसका फिर स्क्वायर करेंगे, फिर उसका माध्य निकालेंगे और फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन को स्मॉल सिग्मा में बोला जाता है सिंबल में। ये है इसका सिंबल स्मॉल सिग्मा का, इसे छोटा सिग्मा कहते हैं। तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन की सिर्फ परिभाषा। अब हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड आते हैं।
पहला जो है वो है डायरेक्ट मेथड, जिसे हम प्रत्यक्ष रीति बोलते हैं, और दूसरा आता है लघु मेथड यानी कि लघु रीति, शॉर्टकट मेथड। पहले हम जो मेथड यूज़ करने वाले हैं आज वो है प्रत्यक्ष रीति, इट मीन्स डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष रीति में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो वास्तविक माध्य होता है, जिसे हम एक्चुअल अर्थमेटिकल एवरेज बोलते हैं। यही आपका ऑथेंटिक बेस भी बोल सकते हैं, जिसके आधार पर पूरी कैलकुलेशन की जाती है। अगर ये वास्तविक माध्य नेचुरल नंबर होता है, यानी कि पूरा नंबर होता है, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, जैसे कि 1, 2, 3, 4 etc। अगर ऐसा कोई पूरा नंबर होता है तब तो ये प्रत्यक्ष रीति यानी कि डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर यही वास्तविक माध्य हमारा जो है डेसिमल में यानी कि दशमलव में या फिर फ्रिक्शन में, इट मीन्स भिन्न में होता है, तब ये जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, इससे इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब डायरेक्ट मेथड में हमारे पास दो फॉर्मूला आता है। पहला तो ये जो आपको दिख रहा है, इस फॉर्मूले में क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। चाहे आप इसको ऐसे लिखिए चाहे आप इसको ऐसे लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है, अलग अलग नहीं है। ये मत सोचिएगा कि ये एक फॉर्मूला है एक ये फॉर्मूला है, नहीं, ये दोनों फॉर्मूला एक ही है। लिखने का तरीका जो है वो डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन फील्ड में आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यानी कि सिग्मा डी स्क्वायर और सिग्मा एक्स माइनस एक्चुअल अर्थमेटिकल एवरेज का होल स्क्वायर में कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसमें इस सिंबल को बोलते हैं प्रमाप विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन। इसे बोलते हैं सिग्मा डी स्क्वायर, मतलब माध्य से विभिन्न पद मूल्यों के विचलनों के वर्गों का योग। यही सेम चीज़ ये भी है। अब बात करते हैं इस n की। इस n को क्या बोलते हैं, तो इस n को बोलते हैं पदों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ आइटम। ये हमारा है n। अब इसी के ठीक नीचे आपको ये एक और फॉर्मूला दिख रहा होगा, ये फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला है। यानी कि ये फॉर्मूला हमारा पहला फॉर्मूला है जिसे हमने दो तरीके से लिखा है एक ही फॉर्मूले को, और यहाँ पर हमारा दूसरा फॉर्मूला है, इसे भी हमने दो तरीके से लिखा है। दोनों में लिखने का तरीका डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, लेकिन है एक ही। कैसे है वो हम आपको आगे कैलकुलेशन के समय समझाएंगे। अब इसमें क्या दिया है, इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट, ये जो सिंबल बना है ना ये अंडर रूट इसको बोला जाता है। यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। बिना अंडर रूट के अगर हम ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं आएगा, तो ये अंडर रूट का सिंबल हमें लगाना ज़रूरी होता है। तो यही अंडर रूट से ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद निकालनी पड़ती है, तो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट होता है। तो अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्चुअल अर्थमेटिकल मीन स्क्वायर, इसको बोलते हैं सम्मक माला का माध्य का वर्ग। n को बोलते हैं पदों की संख्या और सिग्मा एक्स स्क्वायर को बोलते हैं प्रत्येक पद का वर्ग करने के बाद
उन सभी पदों का योग, योग का मतलब होता है टोटल, मतलब जितने पद दिए हुए हैं, जितने आइटम्स दिए हुए हैं उन सब का पहले स्क्वायर कर लें, फिर स्क्वायर करने के बाद उन सभी आइटम्स का टोटल कर लें। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, पहले क्या है, जो आइटम दिए गए हैं उनका स्क्वायर कर लें, फिर स्क्वायर करने के बाद पूरा टोटल करके नंबर से डिवाइड कर दें, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें से हमारा जो टोटल वैल्यू है उसमें नंबर से डिवाइड करने के बाद स्क्वायर करके डिडक्ट कर दें, तो ये हमारा जो है स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाता है। तो ये और ये लिखने का कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, ये और ये भी सेम है, ये पद और ये पद भी सेम है, दोनों का मतलब एक ही है। अब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला, दोनों को अप्लाई करके हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, अब आगे हम आपको ये बतलाते हैं। ये दोनों मेथड जो हैं वो हमारे डायरेक्ट मेथड हैं, ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट मेथड का है, ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट मेथड का है। तो अब हम सीधे आते हैं एग्जाम्पल पे। अब एग्जाम्पल जो लेते हैं वो है हमारा, मजदूरी अर्जित करने वाले साप्ताहिक आय से प्रमाप विचलन की गणना कीजिए। अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए तो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ वेज अर्नर्स वीकली अर्निंग। अब इसमें दिया क्या है, वीक दिया है यानी कि सप्ताह, तो कितने सप्ताह दिए गए हैं, 10 सप्ताह दिए गए हैं हमारे पास टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, टोटल 10 वीक दिए गए हैं। अर्निंग क्या दी गई है, पहले वीक में 54, दूसरे वीक में 62, तीसरे वीक में 63, चौथे वीक में 65, पाँचवें वीक में 68, छठे वीक में 71, सातवें वीक में 73, आठवें वीक में 78, नौवें वीक में 82 और 10वें में 84। अब इसी के बेस पर हमें स्टैंडर्ड डिविएशन इसका कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसको और ज़्यादा क्लियर करेंगे। कैसे, अब हम आपको सॉल्व करने का प्रोसेस बताते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इस तरह से हमें एक चार्ट बनाना है जो आपको दिख रहा है। ये चार्ट बनेगा कैसे, तो इसमें एक तरफ सबसे पहले हमें वीक खींचने हैं। तो हमने वीक का एक कॉलम खींच लिया जिसमें 1 से लेकर 10 तक हमने वीक बना लिए। अब उसके बाद हमने दूसरा कॉलम खींचा, ये है अर्निंग का कॉलम, कि हमें कितना अर्न हो रहा है हर वीक में। तो हमने यहाँ पे इसके सामने ही इसको लिख लिया कि फर्स्ट वीक में कितना अर्न हुआ, सेकेंड वीक में कितना अर्न हुआ पैसा, थर्ड वीक में कितना मिला, फोर्थ वीक में कितना मिला। तो ऐसे करके हमने पूरा 10 वीक का अमाउंट यहाँ पे लिख लिया। अब उसके बाद जो थर्ड कॉलम बनता है ये हमें खुद से बनाना होगा। ये खुद से कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हमें इसमें करना क्या होगा, एक्चुअल अर्थमेटिकल एवरेज कैलकुलेट करना होगा, जो ये आपको दिख रहा है, जिसे हम पहले डेफिनेशन में नॉर्मली समझे थे आपका प्रमाणिक आधार। तो ये प्रमाणिक आधार आप मान लीजिए। अब ये प्रमाणिक आधार पहले कैलकुलेट करना होगा, फिर उसके बिहाफ पर हमारा डी निकलेगा, फिर उस डी का हम स्क्वायर करेंगे और आगे हम फिर इसी अर्निंग का स्क्वायर करेंगे। तो पहले ये डी निकालने के लिए हम प्रमाणिक आधार यानी कि ऑथेंटिक बेस कैलकुलेट करेंगे। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसी को बोलते हैं एक्चुअल अर्थमेटिकल एवरेज। एक्चुअल अर्थमेटिकल एवरेज को निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जितनी अर्निंग दिख रही है ना, ये सभी अर्निंग को हमें टोटल कर लेना है। इसको टोटल कर लेंगे, उसके बाद
आएगा हमारा 700। और वीक को टोटल कर रहे हैं तो वीक हमारे हैं टोटल 10, तो ये हो गया n हो गया 10 और अर्निंग हमारी हो गई पूरा 700। तो हमारा जो एक्चुअल अर्थमेटिकल एवरेज आएगा वो क्या आएगा, वो हमारा आएगा सिग्मा x अपॉन n इज इक्वल टू सिग्मा x कितना है 700, वो हमने लिख लिया। n कितना है हमारा, यहाँ से हमने ले लिया 10, उसको लिख लिया। अब 700 में 10 से डिवाइड करने जाएंगे तो हमारा आएगा 70। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास 70। तो ये जो 70 आया है यही है हमारा एक्चुअल अर्थमेटिकल एवरेज। अब इसी का यूज़ करके हम निकालेंगे अपने डी की वैल्यू। अब डी बराबर हमने क्या लिखा है, अर्निंग माइनस एक्चुअल अर्थमेटिकल एवरेज। तो अर्निंग हमारी फर्स्ट वीक में है 54, वो हमने लिखा, और एवरेज हमारा जो आया है वो 70, उससे हमने माइनस कर दिया। तो 70 में से 54 जब रिड्यूस करेंगे तो आएगा -16। 62 में से 70 रिड्यूस करेंगे -8 आएगा। 63 से 70 माइनस करेंगे 7 आएगा। 65 से 70 माइनस करने पे -5। 68 से 70 माइनस करने पे -2। 71 में से 70 माइनस करेंगे तो 1। 73 में से 70 माइनस करेंगे तो 3। अब यहाँ पे देखो कोई सिंबल नहीं लग रहा है, तो ये प्लस में है, ये मत सोचिएगा कि ये माइनस में है। यहाँ पे अगर सिंबल नहीं है तो इसका मतलब कि ये सब वैल्यू किस में है, ये सारी वैल्यू आपकी प्लस में जा रही है, माइनस में नहीं जा रही है। हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये आपकी वैल्यू माइनस में जा रही है, सिंबल नहीं लगा है तो ऐसा नहीं है। जब किसी नंबर के आगे कोई सिंबल नहीं लगा होता है प्लस या माइनस का, तो उसको हम प्लस में मानते हैं। तो ये हो गया आपका +1, ये हो गया आपका +3, ये हो गया आपका +8, और यहाँ पे डिवाइड माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका +12, यहाँ पे माइनस करेंगे तो आएगा +14। इन सबको टोटल करेंगे तो सिग्मा डी आएगा 0। प्लस और माइनस को जब करेंगे ऐड अलग अलग, और उसके बाद प्लस में से माइनस को जब घटाएंगे तो दोनों वैल्यू प्लस और माइनस की आएगी सेम, इसीलिए टोटल वैल्यू आ जाएगी 0। अब हमने क्या करना है कि ये जो d है इसी का स्क्वायर करना है। तो d हमारा पहले में आया है -16, तो -16 इंटू -16, क्योंकि हमें d स्क्वायर चाहिए। यही चीज़ यहाँ लिखी है, इसी का हमने स्क्वायर कर दिया। तो ये फॉर्मूला समझ में आया। जो हमारा पहला फॉर्मूला था ये वाला, इस फॉर्मूले में यही लिखा था ना, सिग्मा डी स्क्वायर या फिर सिग्मा एक्स माइनस एक्चुअल अर्थमेटिकल एवरेज। तो ये क्यों दोनों सेम था अब आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हमने वही चीज़ लिख करके आपको क्लियर की है। तो यहाँ पर अब हमें करना क्या है कि d का स्क्वायर करना है, वर्ग। तो वर्ग कैसे होगा, तो -16 इंटू -16, -8 इंटू -8, -7 इंटू -7, -5 इंटू -5, -2 इंटू -2, 1 इंटू 1, 3 इंटू 3, 8 इंटू 8, 12 इंटू 12, 14 इंटू 14। अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू निकल के हमारे सामने आएगी। अब इस वैल्यू का हम टोटल करेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मैम ये माइनस जो है ये कहाँ गया, यहाँ पे तो दिखा लेकिन यहाँ पे ये माइनस क्यों नहीं दिख रहा है। तो उसका क्वेश्चन का आंसर ये है कि जब माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाता है, इसीलिए उसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है, और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो वो भी प्लस होता है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं ये एक्स स्क्वायर की, कि ये एक्स स्क्वायर कहाँ से आया। तो ये यहाँ से आया अर्निंग से। अर्निंग हमारी दी हुई है 54, 62, 63। हमें इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर मतलब वर्ग। अब हम इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 54 मल्टीप्लाइड बाई 54, 62 मल्टीप्लाइड बाई 62, 63 मल्टीप्लाइड बाई 63, यानी कि जो नंबर यहाँ दिया है उसी नंबर को उसी नंबर के साथ फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी को कहते हैं स्क्वायर या वर्ग। तो जब उसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये नंबर्स निकल के आएंगे। इन नंबर का भी हमें क्या करना है, टोटल। अब इन सारे नंबर्स को जोड़ देंगे तो हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर निकल के आएगा। जैसे यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वायर निकल के आया, वैसे ही यहाँ पे निकल के आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर। इस सिग्मा एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 49,812, और यहाँ पे जो सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू है वो है 812। n इज इक्वल टू 10 है, सिग्मा x इज इक्वल टू 700 है, और एक्चुअल अर्थमेटिकल एवरेज की वैल्यू जो है वो है 70। अब इन सभी की वैल्यू को हम पुट करेंगे अपने फॉर्मूले में। तो हम पहला फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो हमारे पास होगा स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू सिग्मा अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n। तो पहले इस फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो लिखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर। तो सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे है 812, वो यहाँ रख देंगे। n की वैल्यू जो है वो यहाँ दी हुई है 10, उसको यहाँ पुट कर देंगे। अब ये दोनों वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ पर बात आ रही है कि मैडम ये क्या है, ये भी तो है। तो ये अभी हमने आपको बताया था कि डी स्क्वायर ही ये है, तो इसीलिए इसकी भी वैल्यू 812 ही है। अब 812 में जब 10 से डिवाइड करते हैं तो आता है 81.2। अब 81.2 का जब अंडर रूट में वैल्यू निकालने जाते हैं तो आता है 9.01। अब यहाँ पे समस्या ये आती है कि मैम ये अंडर रूट की वैल्यू निकाली कैसे। तो यहाँ पे एक बात आपको हम क्लियर करना चाहते हैं। इस अंडर रूट की जो वैल्यू होती है, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि ये जो अंदर नंबर लिखा होता है इसके पावर में होता है 1/2। अब इसके अंदर जो भी नंबर लिखा रहता है, अगर उस नंबर का स्क्वायर कर लें तो वो स्क्वायर से ये 1/2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर बचता है स्क्वायर का। इसको थोड़ा और क्लियर करके आपको समझाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये एज ए एग्ज़ाम्पल हमने आपके लिए लिया है कि अंडर रूट 4 है। अब अंडर रूट 4 है तो 4 के ऊपर पावर आ गई 1/2 की। अब 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे 1/2 पहले से दिया हुआ है, तो 1/2 का मल्टीप्लाई इस 2 से होगा, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 के पावर आएगी 1, जिससे यहाँ पे इसका आंसर आएगा 2। यानी अंडर रूट से अगर हमें कोई नंबर बाहर निकालना है तो हम उस दिए गए नंबर का स्क्वायर में क्या होगा ये पता कर लें तो आराम से उसे हम इस अंडर रूट के बाहर निकाल सकते हैं। ये तो हुआ पहला मेथड। अगर नंबर का स्क्वायर हमें मिल जा रहा है तब तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन ऐसी कंडीशन में जहाँ पर हमारे पास उसका नंबर का स्क्वायर नहीं है, जैसे यहाँ पे सिर्फ 81 होता तो ये 9 का स्क्वायर हो जाता, लेकिन यहाँ पे 81.2 दिया गया है। अब इस 81.2 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या को हल करने के लिए हमें अंडर रूट निकालना आना चाहिए। बहुत से
बच्चों को नहीं आता है, तो हम आपको ये भी सिखा दे रहे हैं कि अंडर रूट निकाला कैसे जाए। अब अंडर रूट निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले वैल्यू को लिख लेते हैं। अब ये वैल्यू लिख ली, इस वैल्यू को हमेशा पेयर में कैलकुलेट करते हैं। डेसिमल के इधर ये सिंगल डिजिट, डेसिमल के इधर ये डबल डिजिट। अब यहाँ पे ये डबल डिजिट है, इसको एक साथ लेंगे, अलग अलग नहीं लेंगे। तो ये हमारा डबल डिजिट हो गया 81। ये जाएगा किससे, 9 से, तो 9 यहाँ पे भी लिखेंगे, 9 यहाँ पे भी लिखेंगे। 9 का 9 में मल्टीप्लाई होगा, आएगा 81। अब ये 81 पूरा कट गया, ये लाइन खींच दी हमने, ये क्रॉस कर दिया, ये हमारा एक पार्ट ख़त्म हुआ है। अब यहाँ पे ये 9 जो पहले से था, इस 9 को भी इसी 9 के नीचे लिखेंगे और ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 18। अब यहाँ पे डेसिमल था, इस डेसिमल को हम यहाँ पे लगा देंगे। ये 2 यहाँ से हमने उतार लिया। अब ये 2 तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हो गया 18। अब 18 से तो ये 2 डिवाइड होगा नहीं, तो इसे डिवाइड करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 0 लगाया और यहाँ पे ये 2 0 हमने पेयर में उतार लिए। वर्गमूल यानी कि अंडर रूट में जब भी कोई नंबर ऊपर से उतरता है तो हमेशा पेयर में उतरता है, जोड़े में उतरता है, सिंगल डिजिट कभी नहीं आता। तो यहाँ पे हमने डबल डिजिट उतार लिया, 00। अब ये हो गया 200। अब यहाँ पे जो भी नंबर लिखेंगे उस नंबर से पहले उसका मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद उसी नंबर से आगे जो ये 18 लिखा है उसका भी मल्टीप्लाई होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा 1, इस 1 का इस 1 में मल्टीप्लाई हुआ, आया 1। इस 1 का इस 8 में मल्टीप्लाई हुआ, आया 8। इस 1 का इस 1 में मल्टीप्लाई हुआ, आया यहाँ पे 1। तो यहाँ पे आ गया 181। अब 200 में से 181 को जब माइनस करेंगे तो आएगा 19। डेसिमल के 2 डिजिट तक हम लेके जाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट तक ले करके गए, आगे डिजिट हमने डिवाइड नहीं किया। अब आपका ये हो रहा होगा कि मैडम यहाँ पे 2 क्यों नहीं रखा, 2 भी तो रख सकते हैं, यहाँ पे भी तो 2 है। बिल्कुल है, लेकिन अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो हमें यहाँ पे भी 2 रखना पड़ेगा। तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4। फिर यहाँ का 2 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16। 16 का 6 यहाँ लिखेंगे और बच जाएगा 1। इस 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 2, और उस 2 में जो 1 हमारे पास है उसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3। और यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे 3 नहीं लिख सकते, इसीलिए इसे 1 बार लेके गए हैं। तो ये जो है अंडर रूट निकालने का तरीका है। करना डिवीज़न ही है, लेकिन डिवीज़न का जो पैटर्न है उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि इसमें यहाँ पर हम जिस डिजिट से डिवाइड करते हैं वापस उस डिजिट को उसके साथ ऐड कर देते हैं। अगर हमें इसके आगे लेके जाना होगा तो हमें यहाँ पे इसी 1 के नीचे फिर 1 लिखना होगा और उसे इस 1 के साथ ऐड करके यहाँ पे लिखना होगा 2, और फिर यहाँ लिखना होगा 8, और फिर यहाँ लिखना होगा 1, तो आ जाएगा 182। लेकिन आगे हमें डिवाइड नहीं करना है तो हमने यहीं तक इसको छोड़ दिया और ये हमारा आंसर आ गया 9.01। अब हम बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की। तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास था सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस अर्थमेटिकल जो है हमारा एक्चुअल एवरेज है, ये है। अब ये दोनों एक ही चीज़ है, चाहे हम ऐसे लिखें चाहे हम ऐसे लिखें। सिग्मा एक्स स्क्वायर जो था वो हमारा आया था क्वेश्चन में 49,812 सिग्मा एक्स स्क्वायर आया था और एन हमारे पास था 10।
जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमने सॉल्व करके निकाला है ये चीज़, ये पूरी चीज़ हमने सॉल्व की है। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो 49,812 में जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 4,981.2। अब यहाँ पे 700 में 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 70, और इसी 70 का हमें स्क्वायर करना है। तो 70 का स्क्वायर मतलब 70 मल्टीप्लाइड बाई 70 आ गया 4,900। अब 4,981.2 में से 4,900 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 81.2। अब इस 81.2 का अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 9.01, जो कि पहले कैसे निकलेगा हमने आपको बता दिया, समझा दिया। तो अब इस तरह से हम अंडर रूट ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रहा आज का पूरा क्लास। इसमें हमने जो है दोनों फॉर्मूले से डायरेक्ट मेथड के कैलकुलेट करना सीखा है। तो डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट दोनों फॉर्मूले से हमने करके आंसर निकाला, और दोनों ही आंसर हमारा सेम है। तो चाहे हम ये फॉर्मूला लगाएं चाहे हम पहले वाला फॉर्मूला लगाएं, डिपेंड हम पर करता है कि हमें कौन सा कैलकुलेशन में इजी है। जो इजी होगा हम उसे यूज़ करेंगे, जो हमें कॉम्प्लिकेटेड लगेगा हम उसे छोड़ देंगे। तो ये डिपेंड टोटल करता है आप लोगों पर कि आप लोगों को कौन सा मेथड इजी पड़ा। जो मेथड इजी लगा उससे कैलकुलेट कर लीजिए, और जो मेथड कॉम्प्लिकेटेड लगा उसे छोड़ दीजिए। आंसर पर इसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। दोनों फॉर्मूले से आंसर आपका सेम आएगा, इसीलिए मैंने आपको दोनों फॉर्मूले से कैलकुलेट करके बता दिया। अब आप कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये कैसा क्लास लगा, और किस टॉपिक पर मैं और वीडियो बनाऊँ ये भी आप बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा वो आएगा शॉर्टकट मेथड यानी कि लघु रीति पर, जो इसके बाद वाला मेथड है कैलकुलेट करने का स्टैंडर्ड डिविएशन का। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जल्दी से वो वीडियो आपको लिंक के थ्रू मिल जाएगा। थैंक यू।